नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम विज्ञान भाग 2 के पर्यावरणीय व्यवस्थापन में परिसंस्था, पुनरावलोकन तथा पर्यावरण तथा परिसंस्था में संबंध, इन दो मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। परिसंस्था पुनरावलोकन। पुनरावलोकन क्या है? परिसंस्था का अर्थ होता है जैविक और अजैविक घटक उसी प्रकार पाई जाने वाली अंतरक्रिया से मिलकर परिसंस्था का निर्माण करते हैं। परिसंस्था में प्रत्येक घटकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे भोजन निर्माण करने वाली वनस्पतियां उपयुक्त होती हैं, तो उसी प्रकार उनको खाने वाले हिरन, भेड़, बकरियां, गाय, भैंस, ये ऐसे शाकाहारी प्राणी भी महत्वपूर्ण होते हैं तथा इन शाकाहारी प्राणियों की संख्या का अनुपात ज्यादा वृद्धि न होने देने वाले शेर और बाघ जैसे खतरनाक प्राणी भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार प्रकृति में पाए जाने वाले इल्ली, अस्वस्थ स्थानों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, दीमक, गोबर के कीड़े, इन सब सूक्ष्म जीवों का भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अर्थात अपने आसपास पाए जाने वाले घटकों के कारण ही अपना अस्तित्व बना हुआ है। अतः इन सभी घटकों की देखभाल हमें करनी चाहिए। परिसंस्था को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चार्ट देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि परिसंस्था के दो महत्वपूर्ण घटक, अजैविक घटक तथा जैविक घटक। अजैविक घटक के दो घटक, भौतिक घटक तथा रासायनिक घटक। भौतिक घटक में जैसे हवा, पानी, वाष्प, खनिज, मिट्टी और सूर्य प्रकाश। इसी प्रकार जो अजैविक घटक का दूसरा भाग है, रासायनिक घटक, उसमें है पोषक द्रव्य खनिज। पोषक द्रव्य खनिज में दो तरह के खनिज होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम इत्यादि तथा कार्बनिक पदार्थ में प्रथिन, कार्बोहाइड्रेट और स्निग्ध पदार्थ। इसी तरह परिसंस्था का दूसरा जैविक घटक है, उसमें दो महत्वपूर्ण घटक हैं, स्वपोषी एवं परपोषी। स्वपोषी अर्थात उत्पादक। उत्पादक यानी वनस्पतियां जो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, इसलिए उन्हें हम उत्पादक या स्वपोषी भी कहते हैं। जैविक घटक का दूसरा घटक है परपोषी। परपोषी में के दो भाग, भक्षक और विघटक। भक्षक अर्थात क्या होते हैं? जैसे प्राणी। अब भक्षक के तीन घटक हैं, प्राथमिक भक्षक, द्वितीयक भक्षक और तृतीयक भक्षक। इसी तरह परपोषी में दूसरा जो घटक है विघटक यानी जीवाणु। इसे समझने के लिए हमें एक उदाहरण यहाँ पे दिखाया गया है कि दक्षिण भारत में विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है। वहाँ धान की फसलों के पर भोजन के लिए बड़े पैमाने पर कन खजूरे आते हैं। उसी प्रकार वहाँ खेतों के कीचड़ में कन खजूरों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए मेढकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है तथा पसंदीदा खाद्य के रूप में मेढक का भक्षण करने हेतु वहाँ सांप होते हैं। तो इसका प्रश्न ये उठता है कि यदि धान की फसल है वहाँ पर, यदि सांप वहाँ है परंतु अचानक वहाँ से मेढकों की संख्या में कमी आ जाए तो धान की फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सवाल ये होता है कि जब मेढकों की संख्या में कमी होने पर टिड्डों की संख्या में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम धान की फसल पर विपरीत पड़ेगा। जैसे दूसरा सवाल, किस भक्षक की संख्या में वृद्धि होगी तथा किस भक्षक की संख्या में कमी आएगी? तो भोजन श्रृंखला का स्वरूप बदलने पर प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। धान की फसल को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है। यह भोजन श्रृंखला प्रकृति में सतत चलती रहती है। यदि किसी कारण से मेढकों की संख्या में कमी होगी तो द्वितीयक उपभोक्ता भक्षक भी कम हो जाएंगे। मेढक की संख्या कम होने पर उस पर आश्रित सांप अर्थात
तृतीयक उपभोक्ता कम हो जाएंगे। तो मेढक की संख्या कम होने पर टिड्डों की संख्या अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि होने पर संख्या में वृद्धि होगी। सांपों की संख्या में कमी होने पर चूहों की संख्या बढ़ जाएगी। इस तरह से मेढक भोजन श्रृंखला के मध्य की कड़ी है। यदि मध्य की कड़ी नष्ट हो गई तो परिसंस्था संतुलन बिगड़ जाएगा। अब पर्यावरण तथा परिसंस्था में संबंध। पर्यावरण यह एक अत्यंत आवश्यक संज्ञा है, पर पर्यावरण है क्या, इसका तात्पर्य क्या है? तो सजीव जिस स्थान पर निवास करता है उस स्थान के आसपास के सभी घटकों को पर्यावरण कहते हैं। अब उन सभी घटकों में क्या क्या होता है, जैसे भौतिक घटक, रासायनिक घटक एवं जैविक घटक हो सकते हैं। अब इसमें सजीव, निर्जीव, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटकों का भी समावेश होता है। तो पर्यावरण के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। और पर्यावरण के दो प्रमुख घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक और अजैविक घटकों में सतत परस्पर महत्वपूर्ण अंतःक्रिया होती रहती है। तो पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक के आंतरिक संबंधों का अध्ययन करने के लिए जिस विज्ञान की सहायता लेते हैं उन्हें कहते हैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। और पारिस्थितिकी का अध्ययन करने के लिए जिस मूलभूत कार्यात्मक इकाई का उपयोग करते हैं उस इकाई को ही परितंत्र या परिसंस्था कहते हैं। तो इस प्रकार पर्यावरण में अनेक परिसंस्थाओं का समावेश होता है। तो यदि पर्यावरण पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि सजीव जिन स्थान पर निवास करता है उस निवास स्थान के आसपास सभी घटकों को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो परिस्थिति तंत्र या परिसंस्था किसे कहेंगे? पारिस्थितिकी का अध्ययन करने के लिए जिस मूलभूत कार्यात्मक इकाई का उपयोग करते हैं उस इकाई को ही परिसंस्था कहते हैं। इस प्रकार आज हमने पर्यावरण और परिसंस्था में संबंध स्थापित कैसे होता है अध्ययन किया। धन्यवाद।